प्रोडक्शन की स्टडी में टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें कॉस्ट फंक्शन के रिलेशन को एक्सप्लेन करने में काफी हेल्प करती है। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फुकी एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में क्या क्या अलग अलग टाइप के कॉस्ट होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे क्या उनके अंदर डिस्टिंक्शंस होते हैं। चालू करते हैं इसे। सबसे पहले टोटल कॉस्ट से। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? हमने पिछली वीडियो में टोटल कॉस्ट को ब्रीफ में डिस्कस करा था। अब हम इसमें अच्छे से उसका मीनिंग जानेंगे क्या होता है टोटल कॉस्ट। यूजुअली इन द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट जो है वो किस में एग्जिस्ट करता है? शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करता है, राइट? क्योंकि शॉर्ट रन में हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको हम दो अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। किन में? एक फैक्टर में, वेरिएबल में, और एक फिक्स्ड में। एक कोई फिक्स फैक्टर होता है और एक वेरिएबल फैक्टर होता है। तो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे अलग अलग होते हैं, तो हमारी कॉस्ट भी जो है इनके साथ साथ दो अलग अलग हो जाती है। यानी कि एक वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी और एक फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी। और जैसे हम बात कर रहे हैं टोटल कॉस्ट की, तो एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी और एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी हो जाएगी। इन द सेम वे द शॉर्ट रन कॉस्ट आर आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट, राइट? क्या हो जाएगा? एक हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और एक हमारा वेरिएबल कॉस्ट। और अब इनके ही हम देखेंगे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, किसके? फिक्स्ड कॉस्ट के और वेरिएबल कॉस्ट के। और इन दोनों का ही सम हमें क्या देता है? टोटल कॉस्ट देता है, जैसे कि हमारा नाम, जो हमारा नाम है वो सजेस्ट करता है टोटल कॉस्ट का। सबसे पहले हम चालू करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से, या फिर सिंपली इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। The cost on which the output level does not have a direct impact are known as the fixed cost, right? इसका सबसे सिंपल मीनिंग यही है कि फिक्स्ड कॉस्ट का आउटपुट लेवल पे कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट कभी भी नहीं होता है। फिक्स्ड कॉस्ट थ्रू आउट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन सेम ही रहती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा था, तो आपने देखा कि वहां पे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो था वो थ्रू आउट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट सेम ही था। एग्जाम्पल के तौर पे जो स्टाफ को हम सैलरी देते हैं, ऑफिस बिल्डिंग का रेंट पे करते हैं, लोन पे जो इंटरेस्ट देते हैं, वो सब कुछ। अदर नेम जो होते हैं क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और जनरल कॉस्ट, राइट? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना कि इसके अदर क्या क्या नेम्स होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के। फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट स्पेंट ऑन फिक्स्ड फैक्टर। अब किस चीजों पे, ये किन चीजों पे खर्चा किया जाता है, किन चीजों का कॉस्ट होता है, यानी कि फिक्स्ड फैक्टर्स पे जो हमने खर्चा किया है वो, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एसेट्रा। द अमाउंट स्पेंट ऑन दिस फैक्टर कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। और इनमें जो भी हम अमाउंट स्पेंड करते हैं इन फैक्टर्स पे, इनको हम बदल नहीं सकते हैं किसमें? शॉर्ट रन में। यानी कि इनको सिर्फ और सिर्फ कब बदला जा सकता है? जब हम लॉन्ग रन में हो तभी इसको हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इन चीजों को शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस पे कोई भी जो अमाउंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। Also, the payment made on this factor remain the same whether the output is small, large or zero. Payment जो होती है हमेशा वो जीरो ही, आउटपुट जो चेंज होता है इसमें जीरो ही होती है, बिकॉज वो लार्ज हो, स्मॉल हो, जीरो हो, हमेशा यहाँ पे जो भी पेमेंट रहेगी वो सेम ही रहेगी थ्रू आउट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का और उसका कर्व देखते हैं, राइट? तो हमारे पास यहाँ पे कुछ आउटपुट लेवल है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। तो अब इसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो थ्रू आउट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन एकदम सेम है। यानी जब आउटपुट 0 था तो भी कुछ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना? 10 था। आउटपुट 1 हुआ तो भी 10 था, आउटपुट 2 था वो तो भी 10 था, और आउटपुट 5 हुआ तो भी ये 10 ही था। अब एक सवाल आएगा आपके मन में कि यहाँ पे आउटपुट 0 है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 क्यों है? बिकॉज अभी हम कुछ प्रोडक्शन कर नहीं रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पे हम कुछ खर्चा पे कर रहे हैं, राइट? सो एक बिजनेस में अगर आपका कोई भी आउटपुट नहीं है, यानी कि आपका प्रोडक्शन एकदम ही बंद है, तो भी आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है पे करनी पड़ती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको रेंट पे करना पड़ता है अपनी प्रीमाइसेस का, और आपको अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करनी पड़ती है जो कि आपके लिए काम कर रहे हैं। भले आप कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, आपने सोचा कि ठीक है आज से प्रोडक्शन बंद करते हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमेशा कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। तो ये वो फिक्स्ड कॉस्ट है। ग्राफिकली से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो y एक्सिस पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ जाता है और x एक्सिस पे आपका आउटपुट आ जाता है। सो आप देखेंगे TFC इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट ऑल लेवल्स ये एकदम सेम है, कांस्टेंट है, वो भी 10 के उस पे 10 रुपए के हमारे कॉस्ट पे। In the above graph, x-axis represent on the unit of output and y-axis represent the fixed cost. TFC is the fixed cost curve formed by plotting the points in the above schedule, right? हम सब इन्हीं points को प्लॉट करते हैं तो हमारे TFC कर्व बन जाता है। The TFC curve makes an intercept with the y-axis equal to 10, यानी कि यहाँ पे जो 10 है वो सारे के सारे लेवल पे वो 10 ही रहती है, 10 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट ही रहेगा। वो कैसी होती है? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसी होती है हमारी TFC की कर्व। इट इज बिकॉज एट ऑल आउटपुट लेवल, इवन एट जीरो लेवल, TFC रिमेन्स द सेम। यानी जीरो लेवल पे भी TFC सेम रहती है, इसलिए सारे के सारे आउटपुट लेवल पे वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की या फिर वेरिएबल कॉस्ट। द कॉस्ट ऑन विच द आउटपुट लेवल हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट आर नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, यानी ऐसी कॉस्ट जिसका आउटपुट लेवल पे एक डायरेक्ट इंपैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि यहाँ पे आप देखें जो भी आप इसमें खर्चा करेंगे इसमें डायरेक्टली आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा किसमें, आउटपुट में। ऐसे एग्जांपल के तौर पे फ्यूल, पावर, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। अदर नेम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या होते हैं, प्राइम कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट स्पेंट ऑन वेरिएबल फैक्टर सच एज पावर, डायरेक्ट लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। यानी कि वो कॉस्ट है जो कि हम वेरिएबल फैक्टर स्पेंड करते हैं जैसे कि पावर, डायरेक्ट लेबर, रॉ मटेरियल। यानी कि आप चाहें तो आप इन पे कॉस्ट नहीं भी स्पेंड करना चाहे तो वो भी आपके पास ऑप्शन हमेशा रहता ही रहता है। द अमाउंट स्पेंट ऑन दिस फैक्टर चेंजेस विद द चेंज इन द आउटपुट लेवल, यानी इन फैक्टर्स पर जो भी हम अमाउंट स्पेंड करते हैं वो हमारे आउटपुट लेवल के साथ जो है चेंज होता रहता है। ऑल्सो दिस कॉस्ट अराइज टिल देयर इज प्रोडक्शन एंड बिकम जीरो एट जीरो आउटपुट लेवल, यानी कि ये कॉस्ट जो है बढ़ती है किसके साथ, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, और जीरो हो जाती है जैसे हमारा प्रोडक्शन भी जीरो हो जाता है, राइट। जैसे नाम सजेस्ट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरी करती है हमारे आउटपुट के साथ। तो आप इसका ग्राफ भी देखेंगे तो ग्राफ भी कुछ इस तरीके से दिखेगा जो वेरी करता है हमारे आउटपुट के साथ। आउटपुट हमारा जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा जीरो ही रहेगा, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना कि यहाँ पे टीएफसी हमारा जीरो नहीं रहता लेकिन टीवीसी हमारा जीरो रहता है। और अब देखें आप जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। आउटपुट हमारा 1 हुआ, टीवीसी हमारा 5 हो गया, आउटपुट हमारा 2 हुआ, टीवीसी हमारा 8 हो गया, आउटपुट हमारा 3 हुआ, टीवीसी हमारा 12 हो गया, एंड सो ऑन। यहाँ पे टीवीसी जो है बढ़ता गया है। और आप देखेंगे टीवीसी का कर्व, तो यहाँ पे वो टीवीसी का कर्व जो है ये रेड लाइन जो कि एक तरह से ऊपर की ओर जा रही है, राइट। ये ऊपर की तरफ सीधे सीधे जा रही है जैसे जैसे हमारा आउटपुट जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। In the above graph, x-axis represent the unit of output and y-axis represent the variable cost. TVC is the total variable cost formed by plotting the points in the above schedule. It can be seen in the above graph that TVC curve starts from the origin, right? आप देखें यहाँ पे TVC curve जो है हमारा वो ओरिजिन से यहाँ पे स्टार्ट होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि यार आपको पॉइंट ऑफ ओरिजिन को यहाँ से स्टार्ट होता है, अनलाइक टीवीसी जो कि आपका कहीं ना कहीं वाई एक्सिस में एक फिक्स लेवल से चालू हो जाता था। Which means that at zero level of output the variable cost is also zero. इसका मतलब क्या है कि zero level of output पे हमारा variable cost भी zero है। TVC is an inversely S-shaped curve, है ना। तो कैसा कर्व है ये, TVC एक inversely S-shaped कर्व है because of law of variable proportion, right। तो हम आते हैं इस पार्ट पे, अगर आप कर्व देखें तो TVC जो है थोड़ा सा ऐसे है, यानी कि उल्टा इनवर्स S की तरह बना हुआ है। अभी क्यों बना हुआ है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इट मींस दैट अ टीवीसी कर्व फर्स्टली इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी पहले टीवीसी कर्व जो है पहले इनिशियली बढ़ता है एक डिक्रीजिंग रेट पे ड्यू टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यानी कि आपको पता होगा हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है कि हमारा टीपी जो टोटल प्रोडक्ट होता है पहले बढ़ता है एक इंक्रीजिंग रेट पे, तो हमारा जो कॉस्ट है वो एक डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। फिर बाद में जो हमारा टीपी है वो बढ़ता है एक डिक्रीजिंग रेट पे, तो ये फिर बाद में बढ़ेगा एंड देन इंक्रीजेस एट एन increasing rate due to a fall in the efficiency of the variable factor, there is a limitation of the fixed factor, है ना। और यहाँ पे रीजन भी दिया गया है क्योंकि जो रीजन हमने पढ़े थे कि यहाँ पे फिर वेरिएबल फैक्टर के कारण जो है आप कहीं ना कहीं एफिशिएंसी उसकी गिरते हुए देखते हैं बिकॉज फिक्स फैक्टर का लिमिटेशन आ जाता है। सो ये दोनों की जो चीजें आप देखेंगे जुड़ी हुई है। यहाँ पे जो रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है बिकॉज ये प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है, टीपीपी प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा था, और यहाँ पे कॉस्ट में जैसे कि आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये भी प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है टोटल कॉस्ट विच इज इक्विवेलेंट टू टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज टोटल कॉस्ट, राइट। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात करेंगे, सारे के सारे खर्चे जो एक ऑर्गेनाइजेशन को खर्च करना पड़ता है अपने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, उसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। इन सिंपल टर्म्स द टोटल कॉस्ट is the sum of total fixed cost and total variable cost, यानी कि आप यहाँ पे सिंपली टीएफसी और टीवीसी को ऐड करते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट जो है मिल जाएगी। As the total cost remains the same at all levels, तो जैसे आप देख सकते हैं टीएफसी जो हमारे सारे के सारे लेवल्स पे सेम होती है, the change in total cost completely depends upon the total variable cost, right। यानी कि आप देखें टीएफसी वो हमारे आउटपुट के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, तो जो भी चेंज आपको टीसी में टोटल कॉस्ट में देखने को मिलेगा वो किस कारण देखने को मिलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कारण देखने को मिलेगा बिकॉज एक ही कॉस्ट हमारी चेंज होती है और वो कौन सी, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आप यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे एक शेड्यूल जहाँ पे टीएफसी है टीवीसी है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से हमने आउटपुट 0 पे हमारे टीएफसी 10 है, टीवीसी हमारा 0 है और हमारा टीसी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे हम दोनों को ऐड करेंगे किसको, टीएफसी प्लस टीवीसी को, और यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं एक
टोटल कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली 10 + 5 15, 10 + 8 18, 10 + 12 22, 10 + 20 30 और 10 + 30 40 इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इन द अबव शेड्यूल टीसी एंड टीएफसी आर इक्वल एट 0 एट आउटपुट लेवल। तो आप देख सकते हैं टीसी और टीएफसी जो है वो 0 की तरह इक्वल है, दैट इज 10 बिकॉज टीवीसी एट दिस लेवल इज 0, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवीसी जो है इस लेवल पे 0 है, सिर्फ यहाँ पे टीसी 10 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा आउटपुट, क्योंकि हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो 10 है इसलिए। TFC at 1 unit of output also remains the same, that is 10 rupees, but the TVC increases to 5, which makes TC equal to 10 + 5 है। तो अब TFC जो है एक यूनिट पे सेम ही रहेगा और बाकी सारे यूनिट पे यहाँ पे सेम रहेगा, पर TVC जो है वो बढ़ता रहेगा जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो बढ़ता रहेगा उसके साथ साथ, which makes TC equal to 10 + 5 equal to 15. In the same way, TC at 2, 3, 4 and 5 output levels will be calculated. और इसी तरीके से अलग अलग लेवल से फिर TC को कैलकुलेट किया जाएगा by adding TFC to TVC. तो आप देखते हैं यहाँ पे कंपैरिजन ग्राफ, जहां पे हमारे तीनों ग्राफ हैं टीसी, टीवीसी और टीएफसी के। तो आपने देखा टीएफसी का जो ग्राफ है वो एट 10 चालू होता है एंड एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वहीं पे टीवीसी का ग्राफ जो है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से चालू होता है और धीरे धीरे बढ़ता है जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन लेवल जो है बढ़ता है। पर टीसी देखेंगे आप तो टीसी जो है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन स्टार्ट नहीं होता, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वो टीएफसी के साथ ही हेड स्टार्ट लेता है, बिकॉज टीएफसी ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे फिक्स्ड कॉस्ट है, तो उसके साथ ही हमारा टीसी जो है चालू होता है और बढ़ता रहेगा। वो साथ साथ में किसके, जैसे जैसे टीवीसी बढ़ेगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा उस तरीके से वही बढ़ता रहेगा। इन द अबव ग्राफ टीसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टीवीसी एंड टीएफसी कर्व, है। तो आप टीसी कर्व देखेंगे तो किस तरीके से हमने टीवीसी और टीएफसी कर्व को जोड़ के ही टीसी कर्व जो है वो ऑब्टेन करा है। As TFC remains the same at all output level, the change in the TC is solely due to the TFC, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट कि TC में जो भी चेंज है वो किस कारण से, वो TVC के कारण से है। Therefore the distance between the TC curve and the TVC curve always remains the same. इसलिए इन दोनों के बीच में जो दूरियां बनी हुई है वो किसके कारण बनी हुई? TFC के कारण बनी है और वो हमेशा सेम ही रहेगी, यानी कभी भी बदलने वाली वो नहीं है। Just like a TVC curve, TC curve is also inversely S shape, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं TVC कर्व जैसा है वैसा ही हमारा TC कर्व भी है, बिकॉज ये शेप जो है उसने TVC से लिया है और वो कैसा रहेगा हमारा? इनवर्सली S शेप्ड रहेगा, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एंड अगेन किस कारण से रहेगा? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एवरेज कॉस्ट पे क्या होती है? एवरेज कॉस्ट आर द पर यूनिट कॉस्ट व्हिच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड द आउटपुट इन अ रियलिस्टिक मैनर, राइट। हमने ब्रीफ में पढ़ा था कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है, वो पर यूनिट कॉस्ट होती है, जहां पे हमें रिलेशनशिप समझाया जाता है कॉस्ट और आउटपुट के बीच में। दिस पर यूनिट कॉस्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। यानी कि आप जो हमें तीन कॉस्ट देखिए, इन्हीं तीनों कॉस्ट में से एक एवरेज कॉस्ट भी कैलकुलेट करी आती है। सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज नोन एज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट पे जो प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो क्या होगा? AFC इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा? AFC का फॉर्मूला। विद एन इंक्रीज इन द आउटपुट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉल, जैसे जैसे आपका आउटपुट जो है बढ़ता रहेगा AFC जो है वो गिरता रहेगा, राइट। क्योंकि TFC जो है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आउटपुट जो है वो बढ़ता रहेगा, यानी डिनोमिनेटर जो है बढ़ता रहेगा, जिस कारण से आपका जो टोटल AFC है वो कहीं ना कहीं गिरेगा। It is because the total fixed cost remain the same at all output level, right? तो अगर हम ग्राफिकली इस चीज को देखें तो आप देखें वापस से TFC हमारा हर एक लेवल पे 10 रुपए है और हमारा आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा 0.2345। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। आप देखते हैं AFC इज इक्वल टू TFC डिवाइड बाय क्वांटिटी, यानी 10 डिवाइड बाय 0, 10 डिवाइड बाय 1, 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 3। तो पहला आपका जो होगा वो कहीं ना कहीं कैन नॉट बी डिफाइंड आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 0, बिकॉज किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका एक डेफिनेट आंसर नहीं आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। फिर 10 डिवाइड बाय 1 यानी कि 10 आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 2 आपका कितना आ जाएगा? 5, 10 डिवाइड बाय 3 3.3 और 10 डिवाइड बाय 4 2.5 और फाइनल 10 डिवाइड बाय 5 2। आप देख सकते हैं जो आपका AFC है वो गिरता जा रहा है जैसे जैसे हमारा आउटपुट जो है बढ़ता जा रहा है, बिकॉज इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा पर हमारा आउटपुट जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए इट कैन बी सीन इन द अबव शेड्यूल दैट विद द इंक्रीज इन द आउटपुट लेवल AFC फॉल्स, इट इज बिकॉज द कांस्टेंट TC, दैट इज यानी किस कारण से? बिकॉज TC हमारा कॉन्स्टेंटली 10 रुपए पे ही है, फिक्स है। इसलिए अगर हम कर्व की बात करें, इन द अबव ग्राफ द AFC कर्व इज फॉर्म्ड बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स शोन इन द अबव शेड्यूल। तो जिस तरीके से हमने पॉइंट्स देखे थे उसके थ्रू यहाँ पे AFC कर्व पे प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमें कर्व देखने को मिलेगा। AFC विल कीप ऑन फॉलिंग, है ना। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि AFC जो है वो हमेशा गिरता ही रहेगा, है ना। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वो गिरता ही रहेगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग आउटपुट लेवल। हाउएवर इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, यानी कभी भी 0 नहीं होगा, भले वो कितना भी गिर जाए
पर वो कभी भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज एएफसी जो है एएफसी जो है वो टीएफसी से आता है, और टीएफसी यहाँ पे न्यूमरेटर है और वो कभी भी जीरो नहीं होता, यानी कि एएफसी के जीरो होने के लिए टीएफसी को भी जीरो होना पड़ेगा। इट मींस दैट देयरफॉर द एएफसी कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसका शेप आप देख सकते हैं, तो इसको हमने बोला है यहाँ पे कैसा शेप है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका AFC का कर्व शेप है। इट मींस दैट AFC इज अ कर्व इन विच एनी रेक्टेंगल फॉर्म अंडर द कर्व विल हैव द सेम एरिया, यानी कि इसके अंदर कोई भी आप रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे इस कर्व के अंदर तो उसका सेम एरिया ही रहेगा AFC कर्व के जितना। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि AFC कर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। AFC कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि AFC कर्व जो है वो कभी भी टच नहीं करता किसको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। AFC is a rectangular hyperbola and hence approaches the both axes, यानी कि वो दोनों के दोनों एक्सिस के काफी करीब रहता है लेकिन कभी उन्हें टच नहीं करता। The curve gets near to the axis but never touches them. It means that AFC curve can never touch x axis because TFC can never be zero, यानी कि अगर उसको x axis को टच करना पड़ेगा तो TFC को जीरो होना पड़ेगा, यानी कि वो पॉसिबल है ही नहीं, है ना, यानी कि या तो TFC को जीरो होना पड़ेगा और नॉर वाई एक्सिस बिकॉज टीएफसी इज पॉजिटिव एट जीरो आउटपुट, यानी कि ना ही वाई एक्सिस को टच करता है बिकॉज जीरो आउटपुट पे भी टीएफसी हमारा जो है वो पॉजिटिव रहता है। एंड इफ वी डिवाइड एनी वैल्यू बाय जीरो इट विल बी इनफिनिट वैल्यू, और हम किसी भी वैल्यू को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो एक इनफिनिट वैल्यू होगी। अगर मान भी लिया हमने किसी लेवल पे स्टार्टिंग में टीएफसी जीरो रहा होगा तो जीरो डिवाइड बाय जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट, यानी कितना भी वो रहेगा किसी भी वैल्यू पे रहेगा तो इसलिए स्टार्ट उसका वाई एक्सिस से नहीं किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी एग्जांपल में टीएफसी हमारा जीरो है या नियर टू जीरो है फिर भी वो हमें यहाँ पे आंसर जो है जीरो नहीं दे सकता है, राइट। इसलिए आप देखें स्टार्ट जो हो रहा है इसका एक इनडेफिनिट पॉइंट से यहाँ पे हमारा एएफसी कर्व जो है वो स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे करके वो नीचे जा रहा है, लेकिन कभी वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। वो भले और नीचे जाता रहेगा, एकदम पास पहुंचेगा, लेकिन कभी भी वो जीरो नहीं होगा, यानी कभी भी वो एक्स एक्सिस को वो टच नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पर हम आते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि हम यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट को जब पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो वो हमारा एबीसी यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। इनिशियली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, वंस द आउटपुट इंक्रीजेस द ऑप्टिमम लेवल द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स टू, यानी कि एक बार इनिशियली हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो स्टार्ट होता है एक काफी लो लेवल से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट हमारा जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा जीरो है, और हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, इट कैन नॉट बी डिफाइंड, राइट, यानी कि वो किसी पॉइंट से चालू नहीं होता। पर जैसे ही एक बार हमारा आउटपुट स्टार्ट होता है तो आप देख सकते हैं 1 और 5, यानी कि यहाँ पे कितना है कॉस्ट हमारा 5 आया और यहाँ पे आउटपुट कितना हमारा 1 है, तो 5 डिवाइड बाय 1 विल गिव अस 5 एंड सिमिलरली 8 डिवाइड बाय 2 विल गिव अस 4, 12 divided by 3 will give us 4, 20 divided by 4 will give us 5 and 30 divided by 5 will give us 6। तो इस तरीके से एक नॉर्मल रेंज में आपका जो एबीसी है वो कैलकुलेट हो जाएगा। It can be seen in the above schedule that initially ABC falls with an increase in output level। जो ABC है वो पहले गिरता है एक increase in output level and once it reaches its minimum level it starts to rise, यानी कि एक बार वो स्टार्ट होता है तो पहले गिरता है, फिर एक बार वो अपना मिनिमम लेवल रीच करता है तो उसके बाद वापस से वो बढ़ना चालू हो जाता है। इस केस में आप देखें 4 रुपए के बाद से फिर हमारा जो एबीसी है वो बढ़ना चालू हो जाता है। कर्व में देखें ग्राफिकली इन द अबव ग्राफ द एबीसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स इन द अबव शेड्यूल, यानी कि जो इस पॉइंट्स हमने उसको यहाँ पे एज इज यहाँ पे हमने उसको प्लॉट कर दिया। एबीसी कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व, है ना, आप कैसा देखें बोलेंगे इसको एबीसी कर्व कैसा है, यू शेप्ड कर्व है, और वापस से रीजन क्या है, रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। In the beginning, the ABC curve falls because of the increasing returns to a factor with a better utilization of fixed factor and the variable cost। तो स्टार्टिंग में हमारा जो ABC है वो गिरता है, किस कारण से गिरता है, बिकॉज इस पॉइंट पे हमारा फेज 1 चल रहा होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, जहां पे हमें भी बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं कम कॉस्ट में। फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम लेवल, एक पॉइंट के बाद, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की अगर बात करें टीबी में, तो उसके ऑप्टिमम आउटपुट लेवल जो है वो वापस से बढ़ना चालू हो जाता है और हमारा कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ना चालू हो जाता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जो कि हमारा फेज 2 है। तो इस पॉइंट तक क्या चल रहा है, अभी फेज 1 चल रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, फिर इसके बाद एक बार वो अपना रॉक बॉटम हिट करता है तो वापस से एबीसी जो है बढ़ना चालू हो जाता है और वापस से यहाँ पे फेज 2 चालू होता है जो कि हमारा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम वापस से टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं लेवल ऑफ आउटपुट से। पर यहाँ पे दूसरा तरीका भी है कि हम दोनों एफसी और एबीसी दोनों को ऐड भी करके एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज कॉस्ट एसी या फिर टोटल एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट।
The per unit total cost of production is known as average total cost or average cost. The formula for calculating average total cost is, आप इससे क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से. Another way to define the average total cost is by the sum of the average fixed cost and the average variable cost. यानी कि यहाँ पे आप सम कर देंगे किसका, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, जिससे कि आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी. Just like average variable cost initially falls with an increase in output. Once the output increases the optimum level, the average cost starts to rise. यानी कि अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या, ABC का जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं देखेंगे किस पे, एवरेज टोटल कॉस्ट पे. तो आप देखें यहाँ पे इनिशियली आप देखें यहाँ पे एवरेज कॉस्ट हमारे जीरो, आउटपुट जीरो है. एवरेज कॉस्ट हमारा, हम बोलेंगे कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारा इट कैन नॉट बी डिफाइंड. सेम हमारा जाता है किसके लिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए. और स्टार्टिंग में हमारा इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर होगा वो भी हमारा कैन नॉट बी डिफाइंड रहेगा. 1 यहाँ पे देखते हैं, आउटपुट यहाँ पे 1 हुआ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे आपका 10 हुआ और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ 5 हुआ. दोनों को हमने ऐड करा तो हमें कितना मिला, 15. फिर वापस से देखें यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है गिरता जाएगा, तो यहाँ 5 हुआ, ये 4 हुआ, ये 9 हो गया. फिर ये 3.3 हुआ, ये 4 हुआ, तो ये 7.3 हो गया. राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों को ऐड करके यहाँ पे हमने एवरेज कॉस्ट को ऑब्टेन कर लिया है. अब देखें एवरेज कॉस्ट का जो देखेंगे यहाँ पे, तो किस तरीके से वो शेप बना हुआ है, कहीं ना कहीं शेप जो है एबीसी से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है. तो एसी कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व व्हिच मींस दैट इनिशियली एसी फॉल्स, यानी पहले इनिशियली जो है एसी गिरता है फेज 1 में, फिर एक बार मिनिमम पॉइंट पहुंचने के बाद फेज 2 में वापस से बढ़ता है फेज 3 में. फेज 1 की बात करते हैं when AFC and ABC both fall, यानी जहाँ पे AFC और ABC दोनों ही गिर रहे होते हैं फेज 1 में till output 2 level. फिर AC जो है वो भी गिरता है इन दोनों के साथ, यानी अगर AFC और ABC दोनों गिर रहे हैं तो फिर AC भी जो है साथ में गिरेगा. फिर फेज 2 की बात करते हैं, फ्रॉम 2 यूनिट ऑफ आउटपुट टू 3 यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि 2 यूनिट्स के बाद यहाँ पे हमारे जो AFC है, AFC जो है अभी भी गिरता रहेगा बिकॉज AFC जो है हमेशा ही गिरता रहेगा, लेकिन यहाँ पे ABC जो है वो हमारा बढ़ना चालू हो जाएगा 4 पे. और यहाँ पे इससे क्या होगा, इससे हमारा AC जो है वो भी अपने एक मिनिमम पॉइंट पहुंच जाएगा. फ्रॉम 3 यूनिट ऑफ आउटपुट टू 4 यूनिट, यानी फिर आपस से देखें 3 से 4 के बीच में ये अपने मिनिमम पॉइंट से अब उभरना चालू हो जाएंगे. जहाँ पे AFC जो है वो अभी भी जो है गिर रहा है, अप्रोक्सीमेटली वो एक इक्वल वैल्यू पे आ गया, चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हम कह सकते हैं गिर रहा है. पर हमारा जो ABC है वो अब बढ़ना चालू हो गया, जिस कारण से AC भी बढ़ता है. नाउ आफ्टर 4 यूनिट ऑफ आउटपुट द राइज इन द ABC दैट इज बाय 1 रुपीस इज मोर देन द फॉल इन द AFC दैट इज 0.5, देयरफॉर AC स्टार्ट्स टू राइज. तो हमारा ABC यहाँ बढ़ रहा है पर AC जो है वो अब नहीं बढ़ पा रहा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमारा जो AFC है वो गिर रहा है इस कारण से. पर एक पॉइंट बात क्या होता है कि जो AFC में जो डाउनफॉल है वो काफी नेग्लिजिबल हो जाता है और हमारा ABC जो है वो काफी बढ़ने लगता है, जिस कारण से फाइनली हमारा AC जो है वो बढ़ना चालू हो जाता है. तो आप देखें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तीनों कर्व के बारे में आप देख सकते हैं. आपके पास ABC कर्व है, आपके पास AFC कर्व है और आपके पास AC कर्व है. AC curve will always lie above the ABC curve as seen in the above graph. It is because at all levels of output AC include both ABC and AFC. यानी कि AC जो है हर एक लेवल पे ABC के ऊपर ही रहेगा. क्यों रहेगा? बिकॉज इसके पास ABC ऑलरेडी है और AFC भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इस कारण से. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ABC कर्व रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट, यानी ABC कर्व जो है वो अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है. It is because when ABC is at its minimum, AC is still falling due to a falling AFC. यानी कि वो आप देखें पॉइंट A पे और यहाँ पे हमारा AC का मिनिमम पॉइंट है, लेकिन ABC का मिनिमम पॉइंट है पॉइंट B पे और AFC जो है अभी भी क्या है, गिर ही रहा है. क्यों गिर रहा है? बिकॉज AFC गिर रहा है इस कारण से. और तीसरा पॉइंट है, एज द आउटपुट लेवल इंक्रीजेस द गैप बिटवीन AC एंड ABC कर्व स्टार्ट्स टू डिक्रीज. जैसे जैसे हमारा आउटपुट लेवल जो है वो ऐसे ऐसे बढ़ता है तो हमारे AC और ABC कर्व के बीच में जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं कम होना चालू हो जाती हैं. However, these curves never intersect each other. यानी कि दोनों के दोनों कर्व जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. किस कारण से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते? ड्यू टू AFC, क्योंकि इनके बीच में कौन आ रहा है? AFC आ रहा है और AFC अभी भी गिरते जा रहा है, इस कारण से एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. बिकॉज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व AFC which can never be zero, क्योंकि ये कभी भी जीरो नहीं होने वाला है. ये भले ही गिरता रहेगा लेकिन कभी जीरो नहीं होगा, जिस कारण से AC और ABC कर्व जो है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे. अब नेक्स्ट हम आते हैं मार्जिनल कॉस्ट पे. द एडिशनल कॉस्ट incurred to the total cost when one more unit of the output is produced is known as marginal cost. राइट, तो हमने मार्जिनल कॉस्ट का डिस्कस करा था, यानी कि जो एडिशनल कॉस्ट है उसके जो टोटल कॉस्ट में जो भी हम आउटपुट बढ़ाते हैं उसी कॉस्ट को हम बोलते हैं क्या? मार्जिनल कॉस्ट. इसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट ही बोलते हैं.
मार्जिनल कॉस्ट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड प्राइसिंग, यानी कि यहाँ पे हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन और वॉल्यूम और प्राइसिंग को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इंक्लूड बोथ वेरिएबल कॉस्ट सच एज लेबर, मटेरियल, एसेट्रा एंड फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि दोनों वेरिएबल और फिक्स दोनों में इनको हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि लेबर, मटेरियल, एसेट्रा वेरिएबल के लिए, फिक्स्ड के लिए सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, एसेट्रा। फॉर एग्जांपल, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स 400 रुपीज, यानी कि अगर टोटल कॉस्ट आ रही है किसी 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 400 रुपए, तो तीसरी को प्रोड्यूस करने में अगर हमें 600 रुपए आती है, तो इस केस में हमारे एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 200 रुपए हो जाएगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास टीएफसी है, टीवीसी है और टीसी है, राइट। अब यहाँ पे आप जो एडिशनल चेंज है देखें, तो निकालने के लिए यहाँ पे हम टीवीसी और टीईसी का ही इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज आप टीएफसी में कोई भी मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज ये चेंज ही नहीं हो रही इस कारण से। तो हमेशा एमसी जो है टीवीसी और टीसी से ही निकाली जाती है, और एमसी में आप देखें टीवीसी और टीसी से निकाले हमेशा एमसी जो है सेम ही आएगी, बिकॉज बदल कौन रहा है, बदल सिर्फ टीवीसी रहा है ना, टीसी नहीं बदल रहा है, टीसी टीवीसी के कारण बदल रहा है, इस कारण से एमसी जो है वो हमेशा टीवीसी से ही निकाली जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी चेंज आ रहा है टीवीसी में वही सेम चेंज आ रहा है टीसी में। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रीवियस वाला अमाउंट जो है वो उसमें से माइनस करते हुए जाएंगे, यानी कि आप देखें यहाँ पे 10 रुपए था टीसी और फिर बाद में 15 रुपए हो गया, 15 माइनस 10 करा 5 आ गया, फिर 18 रुपए हो गया, 18 माइनस 15 करा 3 आ गया, 22 में से 18 माइनस करा 4 आ गया, 30 में से 22 माइनस करा हमारा 8 आ गया। तो इस तरीके से हमने टीसी से ये एमसी निकाला। फिर हमने दूसरी अप्रोच भी यहाँ पे ट्राई कर ली, जहाँ पे हम टीवीसी से एमसी निकालते हैं, विच इज द एक्चुअल रीजन फॉर चेंज, है ना। तो आप देखें यहाँ पे पहले 0 था, 0 में फिर 5 हो गया, 5 माइनस 0 करा 5 आ गया, फिर 8 हुआ, 8 में से 5 माइनस करा तो 3 हो गया, फिर 12 हुआ, 12 में से 8 माइनस करा 4 हो गया। तो आप देखें नंबर बदल गए, लेकिन जो चेंज है, जो एमसी है, वो अभी भी दोनों में एकदम ही सेम है। एमसी कर्व की बात करते हैं किस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट कर्व को बनाया जाता है। इन द अबव ग्राफ द एमसी कर्व इज फॉर्म्ड बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स शोन इन द अबव शेड्यूल, यानी कि उस शेड्यूल में जो पॉइंट्स दिए गए थे हमने उसको यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। एमसी इज अ यू शेप्ड कर्व बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो एमसी कैसा है, वो एक यू शेप्ड कर्व है, और वापस से किस कारण से, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बिकॉज एमसी में जो भी चेंज आए हैं वो चेंज किस कारण से आए, वो टीवीसी में से आए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से आए हैं। In the beginning, the unit of the variable factor are employed along with the fixed factor. तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो हमारे वेरिएबल फैक्टर हैं वो एम्प्लॉयड है किसके साथ, फिक्स फैक्टर के साथ, यील्डिंग इंक्रीजिंग रिटर्न। वापस से वही हमारा फेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जिस कारण से यहाँ पे जो एमसी है हमारा कॉस्ट है वो इनिशियली आपको गिरते हुए नजर आएगा, बिकॉज अभी यहाँ फेज 1 चल रहा है, इस कारण से इट pushes down the MC curve. Now when more variable factor are employed, it results in diminishing returns and increasing MC after it reaches, यानी कि जैसे जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स को और इंक्रीज करते हैं, ये हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स देता है और इंक्रीजिंग एमसी मिलता है, यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर चालू हो जाएगा और हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। Therefore the MC curve falls due to the minimum level and then increases, यानी MC जो है एक पॉइंट पे मिनिमम लेवल पहुंच जाता है, उस मिनिमम को टच करने के बाद फिर वो बढ़ता है और वहां पे शॉर्ट रन कॉस्ट में MC कर्व बन जाता है, जिससे वो यू शेप्ड कहलाता है। इन कॉस्ट एनालिसिस से एक प्रोड्यूसर को अपने प्राइसिंग, आउटपुट लेवल और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने में मदद मिलती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आज ही फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें, एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना